बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेब इंजीनियरिंग कोर्स में आज हम देखेंगे वेब सर्विसेज। वेब सर्विसेज आम तौर पे ये वेबसाइट्स, वेब एप्लीकेशंस, उनसे थोड़ा सा हट के कॉन्सेप्ट है और इसमें हमने प्रीवियस लेक्चर्स में, आपको याद होगा, टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज डिस्कस करते वक्त हमने XML पढ़ी थी, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। तो यहाँ पे वेब सर्विसेज में XML की रोल प्ले करती है और वेब सर्विसेज का जो मेन इसमें जो मतलब कि एक खूबी पाई जाती है वो ये है कि ये एप्लीकेशंस दूसरी एप्लीकेशंस के साथ कोई सर्विसेज शेयर करती हैं या फिर वो सर्विसेज रिसीव करती हैं, एंजॉय करती हैं। इसमें ये ख़ास एक फ़ीचर है। अदरवाइज़ बाकी जो वेबसाइट्स हैं, वेब एप्लीकेशंस हैं, उसमें ह्यूमंस एक्टिवली यानी कि सर्विसेज अचीव कर रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे एप्लीकेशंस कह लें या मशीन्स कह सकते हैं आप, कि मशीन्स भी सर्विसेज को रिसीव करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, उसको एंजॉय कर सकते हैं। तो वेब सर्विसेज आर सेल्फ कंटेन्ड, modular, distributed, dynamic applications that can be described, published, located or invoked over the network to create products, processes and supply chains। तो ये बिजनेस में, एप्लीकेशंस में, इंटरनेट के ऊपर वेब सर्विसेज एग्जिस्ट कर रही होती हैं। सेल्फ कंटेन्ड है, यानी कि जो भी इसने सर्विस प्रोवाइड करनी है वो मॉड्यूलर होगी और सेल्फ कंटेंट मुकम्मल एक होगी। ठीक है जी। डिस्ट्रीब्यूटेड से मुराद ये है कि इंटरनेट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूटेड होगी और डायनामिक होगी। अच्छा, इनको आप क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं कि मतलब वेब सर्विस ने क्या उसने फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करनी है, उसको ऑनलाइन पब्लिश किया जा सकता है और फिर उसको फाइंड आउट किया जा सकता है, लोकेट किया जा सकता है और फिर उसको आप कॉल कर सकते हैं, इन्वोक कॉल कर सकते हैं। ठीक है। नेटवर्क के जरिए से इंटरनेट हो सकता है, इंट्रानेट हो सकता है। टू क्रिएट प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट बनाने के लिए, प्रोसेसेस या सप्लाई चेन के लिए। मतलब क्या कि हमारे बिजनेस में, बिजनेस एक्टिविटीज में हम इन सर्विसेज को कॉल करते हैं, फाइंड कर सकते हैं अपने बेनिफिट के लिए। और ये इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, कुछ सेल्फ कंटेन्ड, मॉड्यूलर, डिस्ट्रीब्यूटेड, आगे चल के हम मजीद इनकी प्रॉपर्टीज और थोड़ी सी फीचर्स डिस्कस करते हैं। These applications can be local, distributed और web based। लोकल से मुराद यह कि हमारा लैन, लोकल एरिया नेटवर्क होगा, या डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी वेब के ऊपर। वेब सर्विसेज आर बिल्ट ऑन टॉप ऑफ ओपन स्टैंडर्ड्स। ओपन स्टैंडर्ड्स वो जो कि फ्रीली, जिनके ऊपर इंटरनेट चलता है, अवेलेबल हैं, सच एज TCP/IP, HTTP, जावा, HTML एंड XML। और ख़ास तौर पे इसमें आपको बता दिया कि XML एक की रोल प्ले करती है। Web technology such as HTTP originally designed for human to machine communication। HTTP का जो काम है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये मशीन, सर्वर्स और ह्यूमन जो वेब ब्राउज़र को यूज़ करते हुए सर्विसेज रिक्वेस्ट करते हैं। तो HTTP का बेसिक जो टास्क था, जो काम था, जो उसका डोमेन ऑफ वर्क था, वो ह्यूमन टू मशीन कम्युनिकेशन था। ठीक है जी। इज यूटिलाइज्ड for machine to machine or application to application communication, more specifically for transferring machine readable file formats such as XML and JSON। तो प्रीवियस लेक्चर में आपको मैंने XML के बारे में बताया था कि ये डाटा कंटेन करता है। XML डाटा कंटेनर्स हैं और इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये डाटाबेसेस का ऑल्टरनेट के तौर पे भी रोल प्ले कर रहे होते हैं। मतलब ये फाइल जो है, डाटा इसमें मौजूद होता है, इसमें से डाटा एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। तो अगर आपको याद हो तो हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो XML फाइल है, इसमें भी HTML की तरह से, XML जो डॉक्यूमेंट है, HTML की तरह से ही टैग्स आते हैं। लेकिन HTML के जो टैग्स हैं वो प्री डिफाइंड हैं, लेकिन XML के टैग्स प्री डिफाइंड नहीं हैं, ये यूजर डिफाइंड होंगे। ठीक है जी। एनीवे, तो ये जो कम्युनिकेशन है, ये जो ट्रांसफ़र हो रही होती है इंफॉर्मेशन, सर्विसेज जो वर्क कर रही होती हैं, ये मशीन रीडेबल बनाने के लिए इसमें हम XML या JSON यूज़ करते हैं।
वेब सर्विसेज है फॉलोइंग फीचर्स। वेब एप्लीकेशन कंपोनेंट्स हैं, ये डेफिनेटली सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो कंपोनेंट्स हैं। फिर वेब सर्विसेज कैन पब्लिश फाउंड एंड यूज्ड ऑन द वेब, इंटरनेट के ऊपर इनको जिसने वेब सर्विस बनाई वो पब्लिश कर सकता है और इसको जिसको रिक्वायर्ड है वो उसको फाउंड करेगा और उसको यूज़ कर सकता है। अवेलेबल ओवर द इंटरनेट और प्राइवेट इंट्रानेट नेटवर्क्स, यूजेस एज स्टैंडर्डाइज्ड XML मैसेजिंग सिस्टम, नॉट टाइड टू एनी वन ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिपेंडेंट है, किसी भी OS के ऊपर किसी भी लैंग्वेज में बनी हुई वेब सर्विस किसी भी दूसरे OS के ऊपर कॉल हो सकती है, यूज की जा सकती है। इज सेल्फ डिस्क्राइबिंग वाया अ कॉमन XML ग्रामर। तो XML की कई एक वेरिएशन टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं, उसमें से XML ग्रामर भी है, तो उसके जरिए से इसको सेल्फ डिस्क्राइब किया गया होता है। इज डिस्कवरेबल वाया सिंपल फाइंड मैकेनिज्म, जिस तरह से हम नॉर्मल अपने कोई डॉक्यूमेंट सर्च करते हैं इसी तरह से ये सर्विसेज भी सर्च की जा सकती हैं, फाउंड की जा सकती हैं। देयर आर फ्यू सेंट्रल टाइप्स ऑफ वेब सर्विसेज। कौन कौन सी हैं? XML, RPC, UDDI, SOAP एंड REST। XML, RPC एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, रिमोट प्रोसीजर कॉल, इनको हम देखते हैं वन बाय वन। Remote procedure call is the most basic XML protocol to exchange data between a wide variety of devices on a network। अब XML तो एक वो डॉक्यूमेंट हो गया, लैंग्वेज हो गई। रिमोट प्रोसीजर कॉल एक्चुअली एक मैकेनिज्म है जिसमें हम रिमोटली फंक्शंस को, प्रोसीजर्स को कॉल करते हैं, ठीक है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो डेफिनेटली वेब सर्विसेज कहलाएंगी। It uses HTTP to quickly and easily transfer data and communication other information from client to server। तो यहाँ पर बेशक जो हमारा मैकेनिज्म है सर्विसेज पब्लिश करने का और यूज़ करने का, उसमें दोनों एंड्स पे एप्लीकेशंस होंगी या मशीन्स होंगी, लेकिन जो सर्विस रिक्वेस्ट करेगा वो क्लाइंट होगा और जो सर्विस ऑफर करेगा वो सर्वर होगा, ठीक है। चाहे दोनों साइड्स पे मशीन है, एक मशीन ही सर्विस को रिक्वेस्ट अगर कर रही है तब भी जो रिक्वेस्ट करने वाली मशीन है वो क्लाइंट कहलाएगी। UDDI यूनिवर्सल डिस्क्रिप्शन डिस्कवरी एंड इंटीग्रेशन। अब ये इसमें ये हमें क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि जिसके ज़रिए से ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए से हम वेब सर्विसेज को डिस्कवर कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। इज़ अ XML बेस्ड स्टैंडर्ड फॉर डिटेलिंग, पब्लिशिंग एंड डिस्कवरिंग वेब सर्विसेज। डिटेलिंग मतलब उसमें क्या क्या फीचर्स इंक्लूड हैं, पब्लिश करना उसको लाइव फॉर अवेलेबल फॉर यूजेज, उसको लाइव पब्लिश किया जाता है। एंड डिस्कवरिंग वेब सर्विसेज, तो ये UDDI रोल प्ले करता है कि वेब सर्विसेज को फाइंड आउट किया जा सके, उसको पब्लिश किया जा सके और उसको यूज किया जा सके। इट इज बेसिकली एन इंटरनेट रजिस्ट्री फॉर बिजनेस अराउंड द वर्ल्ड। तो ये UDDI को यूज करते हुए हम सर्विसेज को रजिस्टर्ड करते हैं और फाइंड आउट कर सकते हैं, ये रजिस्ट्री के तौर पे भी वर्क कर रहा होता है। द गोल इज टू स्ट्रीमलाइन डिजिटल ट्रांजैक्शंस एंड ई-कॉमर्स अमंग कंपनी सिस्टम्स। इसका पर्पस इसमें क्या अचीव होता है? स्ट्रीमलाइन करते हैं हम, स्ट्रीमलाइन कहते हैं कि चीज़ों को स्टैंडर्डाइज करना, उनको स्टैंडर्डाइज वे में पब्लिश करना, डिजिटल ट्रांजैक्शंस को स्ट्रीमलाइन करना एंड ई-कॉमर्स अमंग कंपनी सिस्टम्स। जैसे आप देखें हम कई एक ई-कॉमर्स सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं, उनमें से ऑटोमेटिक टेलर मशीन्स भी हैं जो कि आजकल हमारे कॉमनली यूज़ हो रही हैं। उसके बाद है सोप विच विल बी डिस्क्राइब्ड उसके बाद है जी सोप सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल इज अ XML बेस्ड वेब सर्विस प्रोटोकॉल टू एक्सचेंज डाटा एंड डॉक्यूमेंट्स ओवर HTTP और SMTP। तो ये भी एक प्रोटोकॉल
प्रोटोकॉल है जो कि XML बेस्ड है, XML के साथ वर्क करता है और इसका काम क्या है कि ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना। इसमें हम डॉक्यूमेंट्स या डाटा को एक्सचेंज कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं और डाटा शेयर या एक्सेस किया जा सकता है। और इसके लिए इसके साथ सोप के साथ XML और साथ HTTP या SMTP प्रोटोकॉल वर्क करता है। It allows independent processes operating on disparate systems to communicate using XML। ये प्रोसेसेस डिफरेंट जो हमारे पास टाइप के डिस्पारेट नेचर के जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होंगे उनके साथ वर्क करने की कैपेबिलिटी भी रखता है। XML इसमें की रोल प्ले करता है जिसको यूज करते हुए कम्युनिकेशन की जा सकती है। उसके बाद है रेस्ट एक और इसमें टेक्नोलॉजी है और इसका एब्रिविएशन है रेस्ट है इसमें representational state transfer which will also be yes REST representational state transfer provides communication and connectivity between devices and the internet for API based task। तो यहाँ ये जो रेस्टफुल सर्विसेज हैं इसमें कई एक डिफरेंट मेथड्स पाए जाते हैं। गेट पोस्ट जो हम आमतौर पे अपने डाटा को सेंड करने के लिए यूज़ करते हैं। मोस्ट रेस्टफुल सर्विसेज यूज़ HTTP एज द सपोर्टिंग प्रोटोकॉल। इसमें भी HTTP एक प्रोटोकॉल के तौर पे वर्क साथ कर रहा होता है। उसके बाद इनके साथ जो कॉमनली टेक्नोलॉजीज या लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं उनमें जेसन रिमोट प्रोसीजर कॉल है, जेसन वेब सर्विस प्रोवाइडर है, वेब सर्विस डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज है, वेब सर्विस कन्वर्सेशन लैंग्वेज है, वेब सर्विस फ्लो लैंग्वेज है, वेब सर्विस मेटाडाटा एक्सचेंज और XML इंटरफेस फॉर नेटवर्क सर्विस। और इवन XML के और बेशुमार टेक्नोलॉजीज हैं जो कि साथ इसमें वर्क कर रही होती हैं, रोल प्ले कर रही होती हैं। अब यहाँ पे जब हम वेब सर्विसेज को पब्लिश करना होता है, क्रिएट करना होता है, उसमें बेसिकली 3 मेजर रोल आ जाते हैं। देयर आर 3 मेजर रोल्स विद इन द वेब सर्विस आर्किटेक्चर। उनमें से एक है सर्विस प्रोवाइडर जो कि इन सर्विसेज को पब्लिश करता है, मतलब सर्विसेज जो कि क्रिएट करता है। दिस इज द प्रोवाइडर ऑफ द वेब सर्विस। द सर्विस प्रोवाइडर इम्प्लीमेंट्स द सर्विस एंड मेक्स इट अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। उसके अलावा दूसरा जो इसमें रोल आ जाता है वो है सर्विस रिक्वेस्टर, जो जिसने यूज़ करना है, जो मैंने आपको बताया इन मोस्ट ऑफ द केसेस मशीन या कि एप्लीकेशन होती है। दिस इज एनी कंज्यूमर ऑफ द वेब सर्विस। द रिक्वेस्टर यूटिलाइजेस एन एग्जिस्टिंग वेब सर्विस बाय ओपनिंग अ नेटवर्क कनेक्शन एंड सेंडिंग एन XML रिक्वेस्ट। और तीसरा जो इसमें रोल है वो है सर्विस रजिस्ट्री और ब्रोकर, जो कि इन सर्विसेज को रजिस्टर्ड करता है, जहां से हम इन सर्विसेज को फाउंड कर सकते हैं और फाउंड करने के बाद हम यूटिलाइज करेंगे। जैसे हमने UDDI देखा, वो इनकी रजिस्ट्री का एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। दिस इज लॉजिकली सेंट्रलाइज्ड डिस्कवरी ऑफ सर्विसेज, डायरेक्टरी ऑफ सर्विसेज। द रजिस्ट्री प्रोवाइड्स अ सेंट्रल प्लेस वेयर डेवलपर्स कैन पब्लिश न्यू सर्विसेज और फाइंड existing ones. It therefore serves as a centralized clearing house for companies and their services. तो ये 3 मेजर रोल हैं वेब सर्विसेज को इसकी आर्किटेक्चर में। एक सर्विस पब्लिश करने वाला है सर्विस प्रोवाइडर, फिर जो सर्विस को यूज करने वाला है सर्विस रिक्वेस्टर, और उसके बाद वो प्लेस जहां पर सर्विसेज हम फाइंड आउट कर सकते हैं, सर्विस रजिस्ट्री ब्रोकर। जैसे UDDI जो है वो एक यूज किया जाता है उसमें प्रोटोकॉल। तो ये इस आर्किटेक्चर को आप देखें, जैसे ये सर्विस प्रोवाइडर है और ये पब्लिश करेगा, सर्विस ब्रोकर के साथ सर्विस रजिस्टर्ड हो जाएंगी पब्लिश होने के बाद, और उसके बाद जो रिक्वेस्टर है वो सर्विसेज को फाइंड कर सकता है, लेकिन सर्विसेज फाइंड करने से पहले इसने सर्विस प्रोवाइडर के साथ इसका कोई ना कोई अकाउंट या कोई ना कोई उसका बाउंड होना चाहिए, जिसकी बेस पे वो उसे अलाउ होगा कि ये सर्विसेज हमारी यूज़ कर सकता है। और उस बाइंड के बाद
ये जो एक सेंट्रलाइज्ड फ्रेमवर्क होगा जहाँ से सर्विसेज फाइंड आउट करके उसको यूज की जा सकती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेब सर्विसेज, तो इनकी जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम देखते हैं। इंटरऑपरेबिलिटी, इससे पहले भी ये डिस्कस किया कि ये जो सर्विसेज हैं इसमें कोई ये प्लेटफॉर्म या इंफ्रास्ट्रक्चर डिपेंडेंट नहीं है, मतलब किसी भी लैंग्वेज में बनाई गई हो, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करते हुए बनाई गई हो, और कोई भी दूसरी प्लेटफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर इनको यूज कर सकता है। वेब सर्विसेज अलाउ वेरियस एप्लीकेशंस टू टॉक टू ईच अदर एंड शेयर डाटा एंड सर्विसेज अमंग देमसेल्व्स। इसमें बेशुमार एप्लीकेशन इनको यूज कर सकती हैं, बना सकती हैं। फॉर एग्जांपल VB.NET एप्लीकेशन कैन टॉक टू जावा वेब सर्विसेज एंड वाइस वर्सा। वेब सर्विसेज आर यूज्ड टू मेक द एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म एंड टेक्नोलॉजी इंडिपेंडेंट। इन्होंने क्या किया कि ये हमारा जो टेक्नोलॉजी इंडिपेंडेंट कर दिया और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कर दिया सर्विसेज को, ठीक है। मतलब क्या कि देखें, पहले जो है वो जावा प्लेटफॉर्म पे जावा की सर्विसेज इस्तेमाल होती थी, लेकिन अब कोई भी सिस्टम, कोई भी प्लेटफॉर्म पर दूसरे प्लेटफॉर्म की सर्विसेज अचीव की जा सकती हैं, यूज की जा सकती हैं। एक तो इसका फीचर आ गया इंटरऑपरेबिलिटी। उसके बाद है इसमें ये XML बेस्ड है। किसी भी तरह की वेब सर्विस होगी उसमें जो मेन डाटा कंटेनर है वो XML रोल प्ले करेगा। वेब सर्विसेज यूज XML एट डाटा रिप्रेजेंटेशन एंड डाटा ट्रांसपोर्टेशन लेयर्स। तो वेब सर्विसेज में XML का डाटा रिप्रेजेंटेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन लेयर्स इस्तेमाल की जाती हैं, जो कि बेसिकली आप यूँ कह सकते हैं कि डेटाबेसेस का सब्स्टिट्यूट के तौर पे रोल प्ले करती हैं। यूजिंग XML एलिमिनेट्स एनी नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम और प्लेटफॉर्म बाइंडिंग। तो XML भी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, इसमें भी कोई यानी कि रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि स्पेसिफिक OS हो या प्लेटफॉर्म हो, तो ये भी इंडिपेंडेंट है प्लेटफॉर्म, OS, इंफ्रास्ट्रक्चर। Web services based applications are highly interoperable at their core level। तो इसी वजह से ये interoperable हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे या इंफ्रास्ट्रक्चर पे ये रन हो सकती हैं, चल सकती हैं, कॉल की जा सकती हैं, पब्लिश की जा सकती हैं। स्पोर्ट डॉक्यूमेंट एक्सचेंज, यही जो XML के डिफरेंट जो वेरिएशंस हैं, डाटा रिप्रेजेंटेशन और डाटा ट्रांसपोर्टेशन, इसी तरह से यहाँ पे डॉक्यूमेंट शेयर करने की भी फैसिलिटी अवेलेबल होती है। वन ऑफ द की एडवांटेज ऑफ XML इज इट्स जेनेरिक वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग नॉट ओनली डाटा बट आल्सो कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट्स। ये डॉक्यूमेंट्स को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, डॉक्यूमेंट्स को भी एक्सचेंज कर सकता है, करवा सकता है। These documents can be as simple as representing a current address or they can be as complex as representing a book or request for quotation। अब फर्ज करें अगर एड्रेस की बात करें तो इसमें क्या होगा, हमारे पास डिफरेंट टैग्स होंगे, जिसमें एक टैग आप हम अज्यूम कर लेते हैं, एक टैग हो सकता है हाउस नंबर का, ठीक है जी। हम यहाँ पे थोड़ा सा अगर आपको मैं बताऊं तो हाउस का टैग हो जाएगा एक, उसका क्लोजिंग टैग, मैं सिर्फ आपको एब्स्ट्रैक्ट सा बता रहा हूँ, तो हाउस नंबर कोई आ जाएगा, उसके बाद जो है वो कॉलोनी आ जाएगी। तो ये सिंपल डाटा को रिप्रेजेंट करने से लेके कॉम्प्लेक्स डाटा को भी रिप्रेजेंट करने की सलाहियत रखता है। आपको पहले जैसा कि बताया कि इसमें जो हमारा टैग्स हैं वो सारे के सारे यूजर डिफाइंड होते हैं, आप किसी भी नाम से टैग बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। उसके अलावा एबिलिटी टू बी सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। अब ये दो प्रॉपर्टीज हैं जो कि कंप्यूटिंग में अक्सर सब्जेक्ट्स में डिस्कस की जाती हैं। सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस, इसको हम देखते हैं। In synchronous invocation, the client blocks and waits for the services to complete its operation। अब जैसे हमारा ये सेशन चल रहा है, क्लास चल रही है, अब जो यहाँ पे मतलब क्लास के दौरान आपने क्लास ही अटेंड करनी है, बाकी सारी एक्टिविटीज़ आपको छोड़ना पड़ेगी। तो ये सिंक्रोनस की एग्जांपल है
इन्वोकेशन कहते हैं कॉल करने को। जब आप ये सर्विस कॉल करेंगे वेब सर्विस, तो वो सिंक्रोनस भी हो सकती है। मतलब क्या कि क्लाइंट बाकी सारे काम उसकी मशीन के ऊपर वो स्टॉप हो जाएंगे और वही वेब सर्विस ही अपना रोल प्ले करेगी, फंक्शनैलिटी ऑफर करेगी, और बाकी सब कुछ उसका उसकी फंक्शनैलिटी बेशक बैक एंड पे बैकग्राउंड में चल रही हो, लेकिन एक्टिवली वो यही सर्विस चल रही होगी। और एसिंक्रोनस से क्या मुराद है कि वो बैक एंड पे भी सर्विस चल सकती है। एसिंक्रोनस ऑपरेशन अलाउ अ क्लाइंट टू इन्वोक अ सर्विस एंड देन एग्जीक्यूट अदर फंक्शंस। तो एसिंक्रोनस में ये सर्विस वेब सर्विस बैकएंड पे भी वर्क कर सकती है, और जो क्लाइंट है जिसने सर्विस को इन्वोक किया है, कॉल किया है, वो साथ अपने दूसरे ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकता है। जैसे आप देखें, जिस तरह से आपकी, अगर हम इसको एक और पर्सपेक्टिव से समझना चाहें, जैसे आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, उसमें दो मैकेनिज्म फॉलो किए जाते रहे हैं। एक तो ये था कि आपकी क्लासेस जूम के ज़रिए से या MS टीम्स के ज़रिए से वो लाइव क्लासेस थी। मतलब ये कि टीचर भी आपका प्रेजेंट होता था और स्टूडेंट्स भी क्लास को, उस सेशन को अटेंड करते थे। ठीक है, वो एसिंक्रोनस टाइप का सेशन कहला सकता है। फिर उसके अलावा एक और मैकेनिज्म भी था कि टीचर जो है वो लेक्चर को रिकॉर्ड करके आपको सेंड कर रहा है, तो आपको सर्विस पहुंच गई। अब आप उसको किसी भी टाइम पे लेटर ऑन उसको आप लेक्चर को लिसन कर सकते हैं, और उसमें जो भी असाइनमेंट दी गई है, जो भी टास्क असाइन किया गया, आप उसको फुलफिल कर सकते हैं। तो इसी तरह से ये जो सर्विसेज हैं, ये या तो सिंक्रोनस होगी या फिर एसिंक्रोनस। सिंक्रोनस में बिल्कुल डेडिकेशन के साथ जो क्लाइंट है वो इसी यही ऑपरेशन, यही वेब सर्विस अपना ऑपरेशन मुकम्मल करेगी। जबकि जो एसिंक्रोनस है, वहां पे क्लाइंट दूसरे ऑपरेशंस, दूसरी फंक्शनैलिटीज भी परफॉर्म कर सकता है। Asynchronous client retrieve their result at a later point in time, while synchronous client receive their result when the service has completed. वो at the spot जब सर्विस मुकम्मल होगी, उसी वक्त उसका रिजल्ट, उसका जो भी उसने रिटर्न करना है डाटा डॉक्यूमेंट, वो वहीं पे उसका रिजल्ट फाइनलाइज हो जाएगा। जबकि एसिंक्रोनस जो क्लाइंट है, वो रिजल्ट लेटर ऑन भी मतलब वो उनको रिसीव हो सकता है। जैसे क्लासेस की अगेन देख लें कि जहाँ पे सिंक्रोनस मैंने आपको बताया, वहाँ पे लाइव अगर टीचर बैठा हुआ है तो आपने उसी टाइम फ्रेम में क्लास अटेंड करनी है। लेकिन अगर एसिंक्रोनस है, आपको लेक्चर रिकॉर्डेड डिलीवर हो गया, तो आप उसको लेटर ऑन सुन सकते हैं, लेटर ऑन आप उसके ऊपर एक्ट अपॉन कर सकते हैं। उसके अलावा सपोर्ट रिमोट प्रोसीजर कॉल। अब रिमोट प्रोसीजर कॉल से मुराद ये है कि कोई भी एक सिस्टम है वो रिमोटली डिस्ट्रीब्यूटेड है, किसी दूसरी लोकेशन पर पड़ा हुआ है, और दूसरी जो मशीन है वो उसको रिमोटली बजरिया इंटरनेट उसको एक्सेस करता है, और उस सर्विस को और उसको प्रोसीजर को, मेथड कह सकते हैं, उसको कॉल करता है। वेब सर्विसेज अलाउ क्लाइंट्स टू इन्वोक। इन्वोक का मतलब होता है कॉल करना। जिस तरह से हम सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी कोई फंक्शन कॉल करते हैं, मेथड कॉल करते हैं, तो ये अलाउ करते हैं क्लाइंट्स को कि ये प्रोसीजर कॉल कर लें। फंक्शंस एंड मेथड्स, फंक्शन भी हो सकते हैं, मेथड्स भी हो सकते हैं, और रिमोट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है जी। यूजिंग एन XML बेस्ड प्रोटोकॉल, रिमोट प्रोसीजर्स एक्सपोज इनपुट एंड आउटपुट पैरामीटर्स। अब इनके जो इंटरफेसेस होंगे, ठीक है, मतलब कि किसी भी प्रोसीजर को कॉल करने के लिए कौन सी वैल्यूज पास करनी है। नॉर्मली आप जब भी कोई वेब सर्विस या वेब सर्वर को एक्सेस करना चाहें, तो यूज़र नेम पासवर्ड वहाँ पे पास किया जाता है, हमें देना पड़ता है। तो ये इस तरह से इनपुट एंड आउटपुट पैरामीटर्स एक्सपोज होते हैं कि किस तरह की इनपुट प्रोवाइड करना पड़ेगी प्रोसीजर को कॉल करने के लिए, और वो किस तरह की क्या आउटपुट रिटर्न में हमें ऑफर करेगा। Component development through enterprise Java Beans and .NET components has increasingly become a part of architecture and enterprise deployments over the past couple of years. तो ये EJBs और .NET ने इसकी पब्लिशिंग और कंपोनेंट्स या प्रोसीजर्स कह लें या फंक्शंस कह लें, उनकी पब्लिशिंग, उनकी डेवलपमेंट, वो उसमें काफ़ी ज़्यादा मार्केट में गेन कर लिया है। मतलब इसको यूज करते हुए कंपोनेंट्स पब्लिश किए जाते हैं। स्टैंडर्डाइज्ड प्रोटोकॉल एक और इसका फीचर है।
Web services use standardized industry standard protocols for the communication. All the इसमें जो different layers है, all the 4 layers, service transport, XML messaging, service description and service discovery, ये इसके different layers हैं. Use well defined protocols in the web service protocol stack, जैसे हमने previously discuss किए हैं, XML, WSDL, UDDI and so on. Low cost communication. Web services use as SOAP over HTTP protocol. Over से मुराद क्या है कि इसके बेस में HTTP ही वर्क कर रहा होगा. So you can use your existing low cost internet for implementing web services or even using. Besides SOAP over HTTP, web services can also be implemented on other reliable transport mechanism like FTP, file transfer protocol. तो ये कुछ वेब सर्विसेज का इसका कुछ इंट्रोडक्शन था. इसके बारे में कोई इसके करैक्टरिस्टिक्स थे. इसमें जो टेक्नोलॉजीज़ हम यूज़ करते हैं उनको डिस्कस किया. तो लेटर ऑन इंशाल्लाह ताला इसकी कोई छोटी सी मतलब प्रैक्टिकल एग्जांपल भी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह. तो आज के लिए इतना ही.